हाँ जी बच्चों, आज हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट नंबर 1 का। वैसे तो बहुत सिंपल सी यूनिट है ये, ज़्यादा इसमें कोई कहते ना कॉम्प्लिकेटेड से टॉपिक नहीं है। लेकिन हाँ, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं या फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे हैं उनके लिए भी ये यूनिट काफ़ी ज़रूरी है उसको रिवाइज करना, उसको लर्न करना। क्योंकि आगे जितनी यूनिट्स हैं उनका बेस है, ये क्या है, ये उसका बेस है। तो अगर आपका बेस ही कमज़ोर रह गया तो आगे वाली यूनिट जब तुम करोगे तो तुम्हें ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हो पाए। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग कौन सा यूनिट नंबर 1। देखो एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट क्या है भाई? तुम्हारा और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया कॉन्ट्रैक्ट, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कमिटमेंट। कमिटमेंट मीन्स यू हैव टू परफॉर्म। अगर एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो उसके बाद आप मना नहीं कर सकते। मतलब कि अगर सेलर और बायर के बीच में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो नाउ सेलर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। क्या है सेलर का प्रॉमिस? कि वो आपको गुड्स भेजेगा। एंड बायर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। बायर का प्रॉमिस क्या है? कि वो उसको क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो सेलर के पास में बेटा आ जाती है कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज, और बायर के पास में भी क्या आते हैं, कुछ राइट एंड ड्यूटीज। तो कॉन्ट्रैक्ट वो एक एग्रीमेंट हो गया जिसमें दोनों पार्टी के पास में कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिगेशंस हैं आपके ऊपर, ये आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। और आपके पास में कुछ राइट्स भी आ जाते हैं कि अगर सामने वाला परफॉर्म नहीं करता है तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकते हैं। समझ गए बात? तो बताओ, एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने मैं बायर, मैंने किसी दुकानदार को पूछा कि भैया पार्कर का पेन है? क्या पूछा? पार्कर का पेन है? उसने कहा भाई साहब है। मैंने उसको चेक काट दिया। मैंने कहा निकाल 1 लाख पीस। क्या निकाल? 1 लाख पीस। वो बोलता है 1 लाख तो नहीं है। मैंने कहा ना भैया, अब तो आपको माल देना ही पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैंने तेरे को पूछा था ना कि पार्कर का पेन है? उसने कहा था है, ये ले चेक, 1 लाख पीस दे। उसने कहा नहीं है, नहीं है, चल कोर्ट में चल। कोर्ट में जाके मैं तेरे अगेंस्ट कोर्ट में क्या करूंगा, केस करूंगा। तो क्या मुद्दा ये है कि पूछते ही क्वेश्चन, आपने जो क्वेश्चन पूछा पार्कर का पेन है क्या, क्या क्वेश्चन पूछते ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया? अगर उसने गलती से बोल दिया हाँ है, अच्छा तुमने पूछ लिया भाई साहब रेट क्या है, उसने कहा 100 रुपए, अब तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही गया। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है उसके लिए समझना बहुत जरूरी है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं और पीक पर जाएंगे। आइए, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज होती है जिसमें एक बंदा आपको क्या देता है, ऑफर। बायर ने आपको ऑफर दे दिया। ध्यान रखना, जो ऑफर देता है उसको हम बोलते हैं प्रॉमिसर। क्या बोलते हैं? प्रॉमिसर। एक बंदे ने आपको ऑफर दे दिया, दूसरे ने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया? एक्सेप्ट। तो ऑफर और उसका एक्सेप्टेंस क्या कहलाता है बेटा? प्रॉमिस। क्या कहलाता है? प्रॉमिस। बेटा बताओ, यहाँ एक प्रॉमिस है या मल्टीपल प्रॉमिस है? टेलर का प्रॉमिस है कि वो आपको माल देगा, बायर का प्रॉमिस है कि वो आपको पेमेंट करेगा। तो इसको बोलते हैं प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस। बताओ, सेलर माल देगा, उसको बदले में क्या मिलेगा? पैसा। बायर पैसा देगा, बदले में क्या मिलेगा? गुड्स। ये जो प्रोमिसेस हैं ये एक दूसरे के लिए बन जाते हैं कंसीडरेशन। क्या बन जाते हैं? कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड माना नहीं जाएगा। समथिंग इन रिटर्न होना बहुत जरूरी है। तो ये ऑफर का एक्सेप्टेंस कहलाता है प्रॉमिस, और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, ये एक दूसरे के लिए क्या कहलाते हैं बेटा? कंसीडरेशन बन जाते हैं। दिस कंसेप्ट इज नोन एज एग्रीमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एग्रीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। तो प्रॉमिस और सेट ऑफ
प्रोमिसेस जो एक दूसरे के लिए क्या बन जाते हैं, कंसिडरेशन। इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। और ये अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा अगर ये एनफोर्सेबल बाय क्या हो, लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है कि भैया अब तो ये परफॉर्म करना ही पड़ेगा, नहीं परफॉर्म किया तो कोर्ट में केस कर देंगे। अगर ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो ये क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि तुमने मुझे बोला कि सर हमें समर्थ में पढ़ा दोगे क्या, मैंने कहा पढ़ा दूंगा, प्रॉमिस कर दिया। अगर अब मैं नहीं पढ़ाऊं तो तुम क्या मेरे केस कोर्ट में केस कर सकते हो, यस। लेकिन अगर मेरे बेटे ने बोला कि पापा मुझे आज पढ़ा दोगे क्या, मैंने कहा पढ़ा दूंगा, नहीं पढ़ाऊंगा तो क्या कर देगा, कोर्ट में केस। नहीं कर सकता मैं, देखना पड़ेगा एनफोर्सेबल बाय लॉ है या। एनफोर्सेबिलिटी कब क्रिएट होती है, एनफोर्सेबल बाय लॉ कब होगा, उसकी एनफोर्सेबिलिटी कब क्रिएट होती है, उसके लिए मैनी क्या होती है बेटा, कंडीशंस। अगर ये सारी कंडीशन पूरी हो जाती है तो माना जाएगा कि ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है। और एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो दैट मीन्स ये क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट। तो बताइए क्या एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट सेम होते हैं? एग्रीमेंट तो हर चीज एग्रीमेंट। सर किसी का मर्डर करवाना है कर देंगे, ये एग्रीमेंट तो है। बट अगर उसने पैसे लेके मर्डर नहीं किया तो क्या आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस कर दोगे? बोलोगे नहीं जज साहब को पैसे दिए थे मर्डर नहीं कर रहा यार, जज साहब बोलेंगे नहीं भैया अब तो मर्डर करना ही पड़ेगा, पैसे लिए हैं। तो मुद्दा ये हो गया, एग्रीमेंट तो बहुत कुछ है, ऑफर का एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट है, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनेंगे, जब मल्टीपल कंडीशंस क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो आइए मल्टीपल कंडीशंस कौन कौन सी होती है पढ़ते हैं फटाफट। एग्रीमेंट क्या होता है, बताया था, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस है जो एक दूसरे के लिए क्या बन जाते हैं, कंसिडरेशन। एग्रीमेंट कैसे बनता है, ऑफर, उसका एक्सेप्टेंस और प्लस क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। तो कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी में कब आएगा बेटा, जब एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस को क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर ये एनफोर्सेबल बाय लॉ हो तो क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एग्रीमेंट में तो सब कुछ आ जाएगा, लीगल भी आ जाएंगे और सोशल। बेटे ने बोला ना पापा मुझे पढ़ा दोगे क्या, वो क्या है, सोशल है। तो लीगल हो या सोशल हो हर चीज एग्रीमेंट में आ जाएगी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में केवल कौन से वाले आएंगे, जो लीगली एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। एग्रीमेंट हो गया, अब तुम परफॉर्म नहीं करोगे तो क्या सामने वाला कोर्ट में केस कर देगा, नहीं। एग्रीमेंट से कोई भी लीगल एनफोर्सेबिलिटी, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आते हैं। लीगल ऑब्लिगेशन कब आते हैं बेटा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ही लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज स्पेसिफाई करता है। तो हम बोलते हैं कि जितने भी एग्रीमेंट होते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, लेकिन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बने वो सारे क्या होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं। लेकिन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट कब कहा जाएगा, कि बहुत सारी क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन। वो टर्म्स एंड कंडीशन कहाँ लिखी गई है, वो लिखी गई है सेक्शन 10 में। कहाँ लिखी गई है, सेक्शन 10 में। और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी भी है जो सेक्शन 10 की रेंज से बाहर है, मतलब कि अदर सेक्शंस में सेक्शन 10 में नहीं है। तो सेक्शन 10 में क्या क्या है, सेक्शन 10 क्या कहता है, सेक्शन 10 कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट तब माना जाएगा जब क्या हुआ हो, एग्रीमेंट हुआ हो। एग्रीमेंट का मतलब ऑफर का एक्सेप्टेंस। मुझे बताओ कोई सिर पे बंदूक रख के बोले साइन कर, एक्सेप्टेंस तो हो गया, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पर फ्री कंसेंट नहीं है। क्या नहीं है, फ्री कंसेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब एग्रीमेंट हो प्लस उसमें क्या हो, फ्री कंसेंट हो। थर्ड नंबर क्या कहता है, पार्टीज का कंपिटेंट होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने के लिए पार्टीज का कंपिटेंट, कंपिटेंट कब होता है, जब 18 प्लस हो, प्लस साउंड माइंड हो। क्या हो, साउंड माइंड। तो अगर अनसाउंड है तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। आप जिस कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हो, तुमने मुझे बोला कि देखो सर फीस तो नहीं है, लेकिन जिसका बोलोगे उसका सिर फोड़ के आ जाऊंगा, हाथ पैर तोड़ दूंगा, नहीं भैया मुझे आपसे ऐसी फीस नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ जो मुझे आप कंसिडरेशन देना चाह रहे हो वो अनलॉफुल है। क्या है, अनलॉफुल। तो कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, केवल कंसिडरेशन होने से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा क्या,
या उस कंसिडरेशन का लॉफुल होना जरूरी है? लॉफुल होना। सर किसी का मर्डर करवाना है, क्या ये ऑब्जेक्ट पर्पस लॉफुल है? तो लॉफुल पर्पस होना भी क्या है? जरूरी है। क्लियर? तो क्या होना जरूरी है बेटा, बोलो फटाफट। एग्रीमेंट का होना, एग्रीमेंट के साथ में फ्री कंसेंट का होना, फ्री कंसेंट के साथ में पार्टीज का कॉम्पिटेंट होना, लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट का होना, और लास्ट क्या कहता है, देखो कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनके बारे में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिख दिया गया है कि भैया ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को तो कभी भी वैलिड माना नहीं जाएगा। जैसे कि किसी आई विटनेस ने मर्डर होते हुए देख लिया, उसको हमने दे दिया पैसा और बोला कि कोर्ट में गवाही मत देना, क्या ये चीजें सही है? ये क्या है? अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट मान लिया गया तो ये सोसाइटी के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसको गवर्नमेंट ने पहले ही बता दिया कि भैया इनको तो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाएगा। उनको गवर्नमेंट ने पहले से डिक्लेयर कर दिया, क्या कर दिया? डिक्लेयर, वॉइड डिक्लेयर कर दिया। वॉइड क्या होता है? जो वैलिड नहीं है, इसका मतलब क्या है? वॉइड है। वैलिड वैलिड है, जो वैलिड नहीं है वो क्या है? वॉइड है। गवर्नमेंट ने ऐसी लिस्ट बना के दे दी, सेक्शन 24 to 30 प्लस सेक्शन 56 में लिस्ट दे दी कि भैया इनमें से कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है तो उसको कभी भी वैलिड माना नहीं जाएगा। उनको पहले से ही वॉइड एक्सप्रेसली क्या कर दिया? एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दिया कि ये वॉइड है, इनको कभी वैलिड माना नहीं जाएगा। तो जो तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो उस लिस्ट का पार्ट होना नहीं चाहिए। इसके अलावा कुछ और अदर लीगल फॉर्मेलिटीज भी है जो सेक्शन 10 में नहीं है, उसके बाहर है। आगे आओ। कुछ ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट जो सेक्शन 10 के बाहर है, जिसमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या आती है? दो पार्टीज का होना जरूरी है। कितनी पार्टीज का होना? दो पार्टीज। एक बात बताओ, लॉजिक सोचो, क्या मैं खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? मैंने एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस खोल लिया, मैं खुद को ही कह रहा हूँ मनीष खत्री तुझे हर महीने सैलरी मिलेगी, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? तुझे हर महीने कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिनिमम दो पार्टी का होना। और ध्यान रखना, दो पार्टी भी कौन सी? सेपरेट लीगल एंटिटी। दो पार्टी भी कौन सी? सेपरेट लीगल एंटिटी। आप तो यूं बोल दोगे कि सर प्रोपराइटर और बिजनेस अलग माना जाता है, वो अकाउंट्स के हिसाब से होता है। एज पर लॉ प्रोपराइटर को क्या सेपरेट एंटिटी बोलते हैं क्या? नहीं। क्या पार्टनरशिप को सेपरेट एंटिटी बोलते हैं क्या? नहीं। कंपनी को बोलते हैं क्या? यस। समझ गए ना? तो दो पर्सन, पर्सन कौन से वाले? सेपरेट लीगल एंटिटी का होना जरूरी है। सेकंड नंबर, बेटे ने बोला कि पापा आते हुए चीजी लेके आना, लेके आ जाऊंगा बेटा, क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया? और नहीं लेके गया तो कोर्ट में केस कर देगा? नहीं ना, क्योंकि वहां पर मेरा इंटेंशन लीगल रिलेशन में एंटर होना नहीं था। तो वाइफ ने बोला कि आते हुए साड़ी लेके आना, आज पैसे लेके आना, राशन का सामान लेके आना, हाँ ले जाऊंगा। नहीं लेके गया तो क्या कोर्ट में केस कर देगी? नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पर इंटेंशन लीगल नहीं। बात समझ आ गई? नेक्स्ट क्या कहता है? लीगल फॉर्मेलिटीज का पूरा करना। क्या पूरा करना? लीगल फॉर्मेलिटीज। बताइए, रिटर्न में होना कंपलसरी है क्या? नॉट रिक्वायर्ड। रिटर्न में होना जरूरी नहीं है। नॉट रिक्वायर्ड का मतलब रिटर्न में होना जरूरी नहीं है। बट ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूं। फर्स्ट, अगर आप इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसका कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा? इंश्योरेंस का, तो उसका रिटर्न में होना मस्ट है। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट वर्बल वैलिड माना नहीं जाएगा। और दूसरा, अगर आप इमूवेबल एसेट्स का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, खरीदने का या बेचने का, तो उसका रिटर्न एंड रजिस्टर्ड होना कंपलसरी। हर जगह रिटर्न होना कंपलसरी नहीं है। ये दो उसके क्या बता दिया मैंने आपको? एक्सेप्शन बता दिया। ये दो बेसिक एक्सेप्शन है कि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है तो रिटर्न में होना, और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका रिटर्न प्लस क्या होना? कोर्ट में जाके रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी है, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना नहीं जाएगा। तो बताइए, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज क्या हर जगह मैंडेटरी है? नहीं, कुछ जगह क्या है मैंडेटरी है। मीनिंग का सर्टेन होना,
तुम एक दुकान जाके बोलते हो कि भैया 10 किलो आपको दाल चाहिए, क्या चाहिए, 10 kg दाल चाहिए, क्या कॉन्ट्रैक्ट है? कौन सी दाल? मूंग की दाल, उड़द की दाल। लड़कियां बता पाएगी और कौन कौन सी दाल होती है, क्योंकि हम लड़कों की दाल तो पिघलती नहीं। आया ना? काम बोली, दाल पिघली तेरी आज तक कभी क्या? नहीं ना? बताओ कौन सी दाल की बात कर रहे हो भैया? क्या मीनिंग सर्टेन है? नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना नहीं जाएगा। एक बात बोल रहा हूं, आगे याद रखना, जिंदगी भर याद रखना। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हो गए और एक वर्ड ऐसा लिखा हुआ है जिसका मतलब तुम कुछ और निकाल रहे हो, सामने वाला कुछ और मतलब निकाल रहा है और निकल भी रहा है, तो ध्यान रखना पूरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना नहीं जाएगा, क्योंकि उसका मीनिंग सर्टेन नहीं है। सर्टेनिटी इज द मस्ट कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पे भी अगर मीनिंग सर्टेन नहीं है तो वो वैलिड माना नहीं जाएगा। बताइए, शर्ट खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बताइए कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा जाएगा? कौन सा शर्ट? हाफ, फुल, कौन सा? ब्लू कलर का, रेड कलर का, ब्लैक कलर का, चेन वाला, बटन वाला, पॉकेट वाला, विदाउट पॉकेट वाला। एग्जैक्टली उसका मीनिंग लिखना जरूरी है, जहां पर कोई भी प्रकार की अनसर्टेनिटी क्लियर नहीं हो, चाहे उसका वो साइज हो, समझ गए ना, चाहे शर्ट का क्या हो साइज हो, चाहे कपड़े की क्वालिटी हो, जब तक मीनिंग सर्टेन नहीं है तब तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना नहीं जाएगा। वरना शर्ट की बात करते हो तो 10,000 का शर्ट भी आता है, तो 200 रुपये का शर्ट भी आता है। तुमने मेरे से 1000 शर्ट खरीदने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैं भेज दूंगा तुम्हें 100 वाले, 200 वाले। मीनिंग सर्टेन नहीं है ना, कॉटन चाहिए, प्योर कॉटन चाहिए, मिक्स कॉटन चाहिए, क्या चाहिए, लिनन का कपड़ा चाहिए, क्या चाहिए? जब तक मीनिंग एग्जैक्टली श्योर नहीं है तब तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना नहीं जाएगा। और अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसी चीज का कर रहे हो जो इम्पॉसिबल है, क्या है, इम्पॉसिबल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड माना नहीं जाएगा। इम्पॉसिबिलिटी के कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं होते हैं। सर मान लो जिस समय हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हमें पता है इम्पॉसिबल है, दोनों को पता है इम्पॉसिबल है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वैलिड नहीं है। सर दोनों को ही नहीं पता, दोनों ही एकदम गूंगा छाप है, दोनों को ही नहीं पता कि ये चीज तो क्या है, इम्पॉसिबल है, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। अब मुद्दा समझना, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है क्या? पहले बताओ, क्या मीनिंग सर्टेन नहीं है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बन गया क्या, या वो केवल एग्रीमेंट है? तो एग्रीमेंट है और वो एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं है, वॉइड क्या है, एग्रीमेंट है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट तो कभी बना ही नहीं। तो इन शब्दों का भी ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है वो कभी, तो फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है? वो क्या है, वॉइड एग्रीमेंट है। लेकिन अगर पहले कॉन्ट्रैक्ट बन गया, क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मान लो मैंने आपसे कोई केमिकल खरीदना है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, उस समय केमिकल की सेल परचेज पॉसिबल है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद डिलीवर करने से पहले गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया, तो बताइए अब वो वैलिड है या वॉइड है? क्या है, वॉइड एग्रीमेंट है या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है? क्या वो पहले कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं था? पहले तो पॉसिबल था, दैट टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट था, बट अब वो उसकी जो एनफोर्सेबिलिटी है वो क्या हो गई, खत्म हो गई, तो ये क्या बन जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और अगर पहले से ही गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा था और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर वो क्या है, वॉइड एग्रीमेंट है। तो समझ लिया, बात समझ आ गई? आज ही इम्पॉसिबल है फिर भी कर रहे हो तो वॉइड एग्रीमेंट है, आज पॉसिबल है कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, बाद में गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा बेटा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बात समझाई नहीं समझाई, कदों पक्का आगे बढ़े। यहाँ पर वो सारी बातें डिटेल में दे रखी है, दो पार्टी का होना, लीगल ऑब्लिगेशन का होना, फॉर्मेलिटीज का होना। कहाँ जरूरी है फॉर्मेलिटी का होना, इंश्योरेंस में होना, याद आया क्या? और किसके अंदर होना जरूरत है बेटा, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदते हो तो वहाँ रिटर्न और रजिस्टर्ड होना मस्ट है। जगह जगह ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, मीनिंग सर्टेन होना, परफॉर्मेंस का पॉसिबल होना। अगर इम्पॉसिबल है तो फिर वो वॉइड एग्रीमेंट है, लेकिन पहले पॉसिबल था, बाद में गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। उसके अलावा सेक्शन 10 में क्या क्या लिखा हुआ था कि एक बंदा ऑफर देगा, दूसरा क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्टेंस के साथ साथ फ्री कंसेंट का होना जरूरी है। एक बात बता, तुम्हारे पास में एक मूवी में काम करने के लिए ऑफर आ गया, तुम्हें बोला गया कि इस मूवी में आपको काम करना है, इसमें जो लीड हीरो है वो ऋतिक है, बताओ उस मूवी में आप काम करोगे नहीं करोगे? तुमने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करोगे नहीं करोगे? तुमने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया,
वहां जब शूटिंग स्टार्ट हुई तुमने कहा ऋतिक नहीं आया, ये आया है ना, तुम्हारे बगल में बैठा है, ये कौन सा ऋतिक है? अरे ऋतिक चोपड़ा। तुम क्या सोच रहे थे? ऋतिक रोशन? ओहो, सॉरी सॉरी, तुमने गलत सोच लिया। तो बताइए क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? तुमने तो साइन कर दिया। ये वैलिड नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि यहाँ कंसेंट ही नहीं है। क्या नहीं है? कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सेम थिंग इन सेम सेंस। सेम थिंग इन सेम सेंस। जब दोनों एक, समझ गए ना? थोड़ी देर पहले क्या बताया था, मीनिंग ही सर्टेन नहीं है। तुम ऋतिक रोशन सोच रहे हो, मैं ऋतिक चोपड़ा की बात कर रहा हूँ। जब मीनिंग ही सर्टेन नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहाँ से हो गया? तो कंसेंट कब माना जाएगा? कंसेंट कब माना जाएगा? सेम थिंग इन सेम सेंस। तुम मुझे आके बोलते हो खत्री जी 10 लाख का माल चाहिए, मैंने कहा मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तुम सोच रहे थे कि उधार लेके जाएंगे, मैं सोच रहा था कि नगद बेचूंगा। बताओ, हम दोनों अलग अलग थॉट प्रोसीजर के हिसाब चल रहे हैं, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं है, क्योंकि वहां पर आप दोनों का मीनिंग सेम नहीं है, क्योंकि वहां पर आप कुछ और सोच रहे हो, सामने वाला कुछ और सोच रहा है। जब तक इस तरीके से आप सेम थिंग इन सेम सेंस पे नहीं हो, जैसे कि मेरे पास 2 कार है, तुमने मुझे बोला सर कार बेच रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ। तुमने कितने में? मैंने कहा 5 लाख में। तुमने कहा ठीक है सर। अब बताओ तुम कौन सी कार का सोच रहे हो, मैं कौन सी कार का सोच रहा हूँ? समझे? समझे बात? समझे नहीं समझे बात? मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक सेम थिंग इन सेम सेंस नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा। एक बच्चे ने आके बोला सर समर्थ में एडमिशन चाहिए, फीस कितनी है? लोकेश सर ने बोला, लोकेश भैया ने क्या बोला? 25,000। क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया? कौन सी क्लास की बात कर रहा है? 11th की, 12th की, फाउंडेशन की, इंटर की, किसकी बात कर रहा है भाई? क्या मीनिंग सर्टेन है? नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना नहीं जाएगा। थर्ड नंबर पॉइंट क्या कहता है बेटा? जो बंदे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं उनकी कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होना। क्या होना? कैपेसिटी। कैपेसिटी कब होती है बेटा? मेजर हो। सर मेजर की एज क्या है? वैसे तो 18 है, लेकिन मेजर की एज अपने इंडिया में चलता है इंडियन मेजोरिटी एक्ट। क्या चलता है? इंडियन मेजोरिटी एक्ट, वहां लिखा गया है, लेकिन वैसे 18 है। दूसरा, साउंड माइंड का होना जरूरी है। और तीसरा, एक बात बताओ, अगर तुम इंसॉल्वेंट हो, क्या हो? इंसॉल्वेंट हो, तो क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हो? इंसॉल्वेंट बंदा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है क्या? उसे हम बोलते हैं डिसक्वालीफाइड। क्या बोलते हैं? डिसक्वालीफाइड बाय लॉ। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कानून के द्वारा अयोग्य, डिसक्वालीफाइड घोषित कर दिए जाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो फुल्ली डिसक्वालीफाइड होते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो पार्शली क्या होते हैं? डिसक्वालीफाइड होते हैं। जैसे कि कंपनी, क्या कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है? हाँ या ना? इसका जवाब है ना, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकती। इसका जवाब है हाँ, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है। तो सर हाँ या ना? एमओए में लिखा हुआ है तो हाँ है, एमओए में लिखा हुआ नहीं है तो फिर ना है। तो बताओ कंपनी फुल्ली डिस्क्वालीफाइड है या पार्शली डिस्क्वालीफाइड है? पार्शली। पार्शली का मतलब एमओए में जो लिखे गए हैं उनमें तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, बियॉन्ड एमओए वाले में कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकती। बताओ हमारे देश का प्रेसिडेंट, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर क्वालिफाइड है या डिस्क्वालीफाइड है? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं? तो हमारे प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है जो संविधान में लिखी होती है। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी में आता है तो उसके लिए क्वालिफाइड है, अदरवाइज फिर वो क्या है? डिस्क्वालीफाइड। जो इंसॉल्वेंट बंदा है वो क्वालिफाइड है, डिस्क्वालीफाइड है? क्या इंसॉल्वेंट बंदा किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है? यस और नो? इसका जवाब हाँ भी है और इसका जवाब ना भी है। तो मान लो इंसॉल्वेंट हो गए, क्या हो गए? इंसॉल्वेंट। मेरे होटल में आके बोलते हो भैया खाना तो खिला दो, सॉरी भाई साहब आपके साथ तो हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। इंस्टॉलमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते हैं। तुम इंस्टॉलमेंट हो गए, तुम्हारा मकान चला गया, कार बिक गई, तुम मुझे आके बोलते हो सर मुझे मकान किराए पे चाहिए, सॉरी सर आप तो इंस्टॉलमेंट हो, हम तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं हो सकते। कहीं जाके दुकान पे बोलो भैया बिस्लरी की बोतल है, कि चुपचाप पड़ा रहे, तू तो बात ही मत कर, तू तो वैसे भी इंस्टॉलमेंट है, तेरे साथ तो हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं हो सकते। तो बताओ इतना बुरा होगा क्या? जो इंसॉल्वेंट बंदा होता है वो डिस्क्वालीफाइड होता है, लेकिन किस काम के लिए? अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए। अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन अब वो नहीं ले सकता, क्योंकि जैसे ही वो दिवालिया हो गया, वो सारी प्रॉपर्टी, वो सारा बिजनेस कोर्ट के अंडर में आ जाता है। किसके अंडर में आ जाता है बेटा? कोर्ट के अंडर में, समझ गए? लिक्विडेटर के अंडर में आ जाता है। तो अब आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो इंसॉल्वेंट डिस्क्वालीफाइड तो है, बट किसके लिए? अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड एसेट के लिए।
उससे रिलेटेड वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता, वो डिस्क्वालिफाइड है। लेकिन अदर देन एग्जिस्टिंग बिजनेस, एग्जिस्टिंग एसेट, वो नया कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कर सकता है। उनके लिए क्वालिफाइड है, एग्जिस्टिंग के लिए क्या है, डिस्क्वालिफाइड। क्या कहता है, डिस्क्वालिफाइड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बात समझ आ गई। नेक्स्ट टॉपिक आता है कंसिडरेशन का होना, समथिंग इन रिटर्न। अगर समथिंग इन रिटर्न ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना नहीं जाएगा। लॉफुल कंसिडरेशन का होना और लॉफुल ऑब्जेक्ट का होना, इसके अलावा वॉइड एक्सप्रेसली डिक्लेयर होना नहीं चाहिए। सेक्शन 24 टू 30, सेक्शन 24 टू 30 एंड सेक्शन 56 में लिस्ट दे रखी है कि इन कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड ही माना जाएगा। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट उस कैटेगरी में आना नहीं चाहिए, आता है तो कभी भी वैलिड माना नहीं जाएगा, फिर वो क्या माना जाएगा, वॉइड। वॉइड क्या, एग्रीमेंट, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कभी बन ही नहीं पाएगा, वो वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में है। गॉट द पॉइंट बेटा। नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आइए वैलिडिटी के बेस पे बात करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सारी शर्तें पूरी हो गई तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर पहले तो शर्तें पूरी होती थी, पहले तो पॉसिबल था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया तो वॉइड हो गया। वॉइड हो गया मतलब इसकी एनफोर्सेबिलिटी पहले से ही खत्म थी या अब खत्म हुई है। तो जिसकी एनफोर्सेबिलिटी अब क्या हो जाती है, खत्म, खत्म होने को क्या बोलते हैं, सीज। जो पहले एनफोर्सेबल था बट उसकी एनफोर्सेबिलिटी अब खत्म हो गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जिसकी एनफोर्सेबिलिटी है लेकिन एक बंदा चाहे तो कैंसिल करवा सकता है, जैसे कि साइन करवा लिए, तुमने साइन तो कर दिए, अब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है, वो है वॉइड एबल। क्या है, वॉइड एबल। तुम कोर्ट में जाके, कहाँ जाके, कोर्ट में जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकते हो। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, क्या हुआ है, फ्रॉड। आपके साथ हुआ है कोर्जन, क्या हुआ है, कोर्जन। कोर्जन का मतलब होता है मारना पीटना, मारने पीटने की धमकी देके अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया गया है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोर्जन। एक होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनुचित दबाव डाला गया। क्या किया गया बेटा तुम्हारे ऊपर, अनुचित दबाव, अनड्यू एनफोर्समेंट डाला गया, तो तुमसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लिया गया। तो इन कॉन्ट्रैक्ट को आप कोर्ट में जाके वॉइड करवा सकते हो। इसे हम क्या बोलते हैं, वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट, जिनको वॉइड करवाया जा सकता है। ऐसा कहाँ कहाँ होता है, फ्रॉड में होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन में होता है, कोर्जन में होता है और अनड्यू इन्फ्लुएंस में होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करवाए जा सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं कदों, वॉइड एबल। और एक आता है तुम्हारे इलीगल। क्या लिखा हुआ है, इलीगल। सोच के देखो, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है या इलीगल एग्रीमेंट होता है, इलीगल तो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। इलीगल हमेशा क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, क्योंकि ये कभी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आते ही नहीं है। सर इलीगल क्या है, हर वो काम जिसको करने से आपके देश का कानून क्या करता है, मना करता है, जिसको हम बोलते हैं फॉरबिड्स बाय लॉ। जिसको करने से लॉ क्या करता है, मना करते हो, लेकिन तुम क्या कहते हो, हम तो वही करेंगे, तो ये इलीगल है। जैसे कि एक पार्टनरशिप में कितने पार्टनर हो सकते हैं, 50, तुम कहते हो हम तो 51 करेंगे, तो ये इलीगल है। जहां पर तुम कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करते हो जो कानून के अगेंस्ट है, किसी भी टाइप के कानून के अगेंस्ट है, तो वो किस कैटेगरी में जाएगा, इलीगल एग्रीमेंट, ना कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ आ गई। और एक 5 नंबर आता है कौन सा, अनएनफोर्सेबल। तुमने इंश्योरेंस करवा तो लिया पर रिटर्न में नहीं है, तो ये अनएनफोर्सेबल है, टेक्निकल डिफॉल्ट है। तुमने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद तो लिया बट रजिस्टर्ड नहीं करवाया, एग्रीमेंट को क्या नहीं करवाया बेटा, रजिस्टर्ड नहीं करवाया, तो ये क्या है, बोलो कदों, ये अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है। अनएनफोर्सेबल का मतलब क्या हो गया, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में जाके एनफोर्स करवाया नहीं जा सकता। और एक लास्ट बात याद रखना, मैंने आपको लोन दिया है 6 मंथ के लिए, मैं आपसे पैसा कब मांगूंगा, मेरे पास पैसा मांगने राइट कब आएगा, 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद मैं क्या जिंदगी में कभी भी मांग सकता हूँ, जब मेरे मन में आएगा तब मांग लूंगा क्या, 6 महीने के बाद, ये एक रीजनेबल टाइम तक। भाई तुमसे पैसा मांगने का राइट मेरे पास आएगा, लेकिन कब आएगा, 6 महीने के बाद। लेकिन ये पैसा मैं आपसे 6 महीने के बाद कब तक मांग सकता हूँ,
रीजनेबल टाइम, और वो रीजनेबल टाइम कितना है बेटा? 3 इयर्स। कितना है? और अगर मैंने आपसे 3 साल तक मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, मांगा ही नहीं, तो अब मांगने का राइट भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं बार्ड बाय लॉ। बार्ड बाय लॉ। कौन सा लॉ? लिमिटेशन एक्ट। कौन सा एक्ट? लिमिटेशन एक्ट कहता है कि हर चीज का अपना एक समय होता है। अगर मैंने आपको उधार माल बेचा है या उधार में पैसा दिया है, तो हर पैसे को मांगने का अपना एक समय होता है, और वो होता है रीजनेबल टाइम। और रीजनेबल टाइम में नहीं मांगोगे तो पैसा मांगने का राइट क्या हो जाएगा बेटा? खत्म हो जाएगा। तो अगर मैंने आपको पैसा उधार दिया 2 महीने के लिए, तो पैसा मांगने का राइट कब आएगा? 2 महीने के बाद। 2 महीने तो निकल गए, उसके बाद में 3 साल और निकल गए, तो मैंने मांगा नहीं, तो क्या होगा? बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट। पैसा मांगने का राइट खत्म। तुम बोलोगे सर रिटर्न में है, रख ले तेरे पास, तुम उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस करके पैसा मांग नहीं सकते हो। तो अनएनफोर्सेबल कब हो जाते हैं वो? जब बार्ड बाय क्या हो जाए? लिमिटेशन। या कई जगह रिटर्न में होना जरूरी होता है, लेकिन तुमने रिटर्न में नहीं लिया, तो वो क्या है? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। अनएनफोर्सेबल का मतलब तुम उसके अगेंस्ट कोर्ट में जाके एनफोर्स कर नहीं सकते हो। सर हमारे पास पेपर है, पेपर है अपने पास रखो, लेकिन तुम उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस कर नहीं सकते। इसको हम क्या बोलते हैं? अनएनफोर्स। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, एक बस खड़ी है बस स्टैंड पर, लिखा हुआ है बीकानेर टू जयपुर। तुम जाके उस बस में बैठ गए और जयपुर पहुंच गए। रास्ते में ड्राइवर ने बोला, या जयपुर पहुंच के बोला पैसे तो निकाल। तुमने कहा किस बात के पैसे? हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। क्या हुआ कॉन्ट्रैक्ट या नहीं हुआ? जब वो बस स्टैंड पे खड़ी थी, ऊपर लिखा था बीकानेर से जयपुर, ये उसकी तरफ से क्या था? ऑफर था, इम्प्लाइड ऑफर। और जैसे तुम जाके अपनी सीट पे बैठे, वो क्या था? एक्सेप्टेंस था। कौन सा वाला? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। और यहाँ पर क्या बन गया? एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि तुम ट्रेन से उतरे, एक आदमी आया लाल कलर के कपड़े पहने हुए, उसने सारा सामान सिर पे उठाया और स्टेशन के बाहर ले गया। तुम कह रहे हो कितना अच्छा आदमी है ना, कितना हेल्पिंग नेचर का है, और बाहर जाके बोलता है 200 रुपए। तुम बोलते हो किस बात के? हमारा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। तो बताओ, जब वो सामान उठा रहा था, कौन था वो? कुली। सामान उठा रहा था, ये उसका क्या था? ऑफर। तुम रोक नहीं रहे थे, इसका एक्सेप्टेंस। ये किस कैटेगरी में आ जाते हैं? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। किस कैटेगरी में आ जाते हैं? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। और बोले भाई साहब सामान उठा लो, 200 रुपये लूंगा। तुमने कहा उठा लो भैया, तो ये क्या हो गया? एक्सप्रेस। जो बोल के या लिख के होते हैं वो इम्प्लाइड होते हैं या एक्सप्रेस होते हैं? एक्सप्रेस। लेकिन जो चीजें आपके कंडक्ट से पता लगती है, कंडक्ट से पता लगती है, वो किस कैटेगरी में आते हैं? इम्प्लाइड। जैसे कि कई कई ऐसे छोटे छोटे ढाबे होते हैं जहाँ लिखा होता है थाली 100 रुपया। तुम जाके उस ढाबे में जाके चेयर पे बैठ गए, और बंदा थाली लेके आ गया, खाना लेके आ गया, तुमने खा खुआ लिया। उसने बोला 100 रुपये। तुमने कहा किस बात के? मैंने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया। जब तुम वहां जाके बैठे, वो क्या था? इम्प्लाइड ऑफर। उसने थाली रख दी, तुम खा रहे हो, वो क्या है? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। तो जब इम्प्लाइड ऑफर, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट किस कैटेगरी में आता है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आता है। थर्ड आता है कौन सा बेटा? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इम्पोज्ड बाय लॉ। जैसे कि आपको कोई गुड्स किसी और का मिला, फाइंडर हो, क्या हो बेटा आप? फाइंडर हो, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? उसके ऑनर को ढूंढना और लौटाना। तो उसने कोई तुम्हें ऑफर दिया था, कोई एक्सेप्टेंस हुआ था, कोई कंसिडरेशन था? नहीं था। फिर भी ये चीज तुम पे इम्पोज्ड बाय लॉ है। कई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो हमने किए नहीं है, रियल सेंस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट दीज आर इम्पोज्ड बाय लॉ। कानून हम पे ये चीजें क्या करता है? थोप देता है कि बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। माना जाएगा मतलब मेरे ऊपर कुछ ड्यूटीज आ जाएगी और मेरे पास में कुछ राइट्स आ जाएंगे। हालांकि कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था, फिर भी ये राइट एंड ड्यूटी मुझे कौन दे रहा है? लॉ दे रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। और आजकल के ज़माने में आप अमेजोन से कुछ खरीदते हो, फ्लिपकार्ट से खरीदते हो, ब्लिंकिट से कुछ खरीदते हो, इंस्टामार्ट से कुछ खरीदते हो, जोमेटो, स्विगी, ये सब क्या है? ई कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। इनको हम बोलते हैं माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? माउस
क्लिक कॉन्ट्रैक्ट, इनको हम बोलते हैं साइबर कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? साइबर कॉन्ट्रैक्ट। और ये सारे कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिसमें आपने एक ऐसी टेक्निक का यूज किया था। किसका यूज किया था? एक ऐसी टेक्निक का, जिस टेक्निक का नाम होता है ईडीआई। क्या नाम होता है? ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। क्या बोलते हैं हम उसको बेटा? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ईडीआई बोलते हैं। समझ गए? इलेक्ट्रॉनिक डेटा मीन्स इंटरनेट के थ्रू तुमने ऑर्डर दिया था, ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट किस कैटेगरी में आते हैं बेटा? ई कॉन्ट्रैक्ट। गॉट द पॉइंट? कुछ कॉन्ट्रैक्ट जिनको क्लासिफाई किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। देखो मैंने पढ़ा दिया, तुमने फीस जमा करवा दी, अब क्या बाकी रहा है? कुछ भी नहीं। इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड का मतलब जिनकी परफॉर्मेंस हो चुकी है, जिन कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी की परफॉर्मेंस हो चुकी है, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, मैंने आपको ऑफर दिया, तुमने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ना अभी तक तुमने मुझे माल भेजा है, ना मैंने आपको अभी तक पेमेंट किया है, तो क्या दोनों की परफॉर्मेंस हो चुकी है या पेंडिंग है? पेंडिंग है, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटरी। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी में क्या हुआ है? परफॉर्म हुआ है या केवल प्रोमिसेस दिए गए? मैंने आपको प्रॉमिस दिया है माल भेजने का, तुमने प्रॉमिस दिया है पेमेंट करने का, केवल और केवल यहाँ पर अभी तक क्या हुआ है? एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस हुआ है, जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। मैंने आपको प्रॉमिस दिया है, तुमने भी मुझे क्या दिया है? प्रॉमिस दिया है, तो ये क्या कहलाता है? एग्जीक्यूटरी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ने माल दे दिया, दूसरे ने पेमेंट अभी तक किया नहीं है, तो बताओ ये एग्जीक्यूटेड है या एग्जीक्यूटरी है? एग्जीक्यूटरी दो कैटेगरी में आते हैं बेटा, कौन कौन से? यूनिलैटरल और बायलैटरल। बताओ यूनिलैटरल का मतलब क्या होता है? दोनों का पेंडिंग है। यूनिलैटरल, हाँ या ना बोलो? अच्छा, एक का पेंडिंग होता है क्या? मतलब एक ने परफॉर्म कर दिया, एक का पेंडिंग है तो यूनिलैटरल, और दोनों का पेंडिंग है तो बायलैटरल। तो मतलब सेलर ने माल भेज दिया, बायर ने पेमेंट नहीं किया, या बायर ने एडवांस दे दिया, सेलर ने माल नहीं भेजा है, तो वो कौन सा एग्जीक्यूटरी है? यूनिलैटरल, एक साइड का पेंडिंग है। और दोनों का पेंडिंग हो तो बेटा किस कैटेगरी में आ जाता है? वो तुम्हारा बायलैटरल। बात समझ आ गई बेटा? यहाँ तो बात समझ आ गई? बोलो कदों, आगे आओ। नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा कौन सा? प्रपोजल, या जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑफर। हाँ जी, आओ बेटा। प्रपोजल क्या होता है, ऑफर क्या होता है? बोलो। प्रपोजल क्या है और ऑफर क्या है? तो दोनों तो एक ही बात है, प्रपोजल ऑफर तो एक ही बात है। होते क्या है ये? प्रशांत सर ने मुझे बोला मनीष सर समर्थ में पढ़ा लोगे? क्या है ये? ऑफर। प्रशांत सर ने मुझे बोला कि मनीष सर समर्थ कितने बजे आते हो? मैंने कहा 10 बजे। कि वापस शाम को? मैंने कहा 6 बजे। प्रशांत सर कहते 10 से पहले क्या करते हो? मैंने कहा कहीं और पढ़ाता हूँ। और 6 के बाद क्या करते हो? मैंने कहा कहीं और पढ़ाता हूँ। प्रशांत सर ने क्या कहा? 10 से 6 समर्थ में पढ़ा लो, उसके मैं महीने के 1 लाख रुपए दूंगा। और 10 से पहले जो आप कहीं और पढ़ाते हो, या शाम को 6 बजे के बाद जो आप कहीं और पढ़ाते हो, उसको छोड़ दो पढ़ाना। उसके आप मेरे से महीने के 50,000 रुपए और ले लेना। तो जो 1 लाख दिए जा रहे हैं वो तो है टू डू। किस बात के हैं? टू डू, कुछ करने के लिए है। और जो सेकंड नंबर 50,000 दिए जा रहे हैं वो किस चीज के लिए? जो मैं कर रहा हूं उसको छोड़ने के लिए। उसको बोलते हैं एब्सटेन। क्या बोलते हैं? एब्सटेन। कुछ कर रहे हो उसको आप छोड़ दो, नॉट टू डू। तो ऑफर दो कैटेगरी में आता है, फर्स्ट टू डू के लिए आता है, और सेकंड क्या आता है? नॉट टू डू के लिए आता है। समझ गए बात? अब एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं क्या दे रहा हूं, बाद में बोलोगे कि सर गंदे गंदे एग्जांपल देते हो। एग्जांपल 36। ए ने बी को बोला कि वो शादी करने का सोच रहा है। ए ने बी को बोला वो शादी करने का सोच रहा है। क्या ये ऑफर है? इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, किसी के सामने अपनी इच्छा जाहिर करना। क्या ये ऑफर है? नहीं, ये ऑफर कैटेगरी में नहीं आए। मैं सीए करने का सोच रहा हूँ, मैं कोई सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदने का सोच रहा हूँ, मैं कार खरीदने का सोच रहा हूँ, मैं बाइक खरीदने का सोच रहा हूँ, सोचता रहे ना, मेरे बाप के क्या जाए। इसको तो हम क्या बोलते हैं? वर्ड लगा रहा हूँ मियर। मियर का मतलब मात्र। उसको बोलते हैं मात्र, एक्सप्रेशन ऑफ
विलिंगनेस, ये ऑफर की कैटेगरी में नहीं आता। तो फिर ऑफर क्या होता है? इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑफर। वैलिड ऑफर कब माना जाएगा? जब ए आगे क्या बोल दे उसको, बोलो बेटा, क्या बोल दे आगे उसको, बोलो, तंबोली बोलो बेटा, क्या लिखा है? तंबोली बोल भाई, नहीं बोल रहा, मैं बोलूं? मैं भी नहीं बोलूंगा। समझ में आ गया लिखा हुआ क्या है? अगर आगे ये 4 वर्ड जोड़ दे तो ये क्या मान लिया जाएगा? ऑफर, क्योंकि इन 4 शब्दों का मतलब क्या है कि वो चाहता है कि सामने वाला उस पर अपनी सहमति दे। दे नहीं दे वो तो बात की बात है, लेकिन चाहता क्या है? सहमति दे। तो क्या किसी को ये बोलना कि मैं सेकंड हैंड कार खरीदने का सोच रहा हूं, क्या ये ऑफर है? इसे हम क्या बोलते हैं? मियर, मात्र एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। लेकिन जब आप उसको ये बोल देते हो तुम बेच रहे हो क्या, तब ये क्या है? ऑफर है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी इच्छा क्या है? सामने वाले से उसकी क्या लेना? कंसेंट लेना। क्या लेना? कंसेंट। तो केवल और केवल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस को ऑफर नहीं बोलेंगे। ऑफर कब बोलेंगे? जब आपने विलिंगनेस को एक्सप्रेस किया है टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अदर, दूसरे की सहमति लेने के इरादे से। अगर आपका इंटेंशन क्या था? सामने वाला उस पर अपनी एक्सेप्टेंस दे, तो ही वो किस कैटेगरी में आएगा? ऑफर कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज वो ऑफर कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ऑफर क्या है बेटा? आना, when one person signify to another his willingness, बस इतना ही ऑफर है क्या? to do और abstain from doing anything with a view, जिसमें इरादा क्या है? obtain the assent of that other, उस काम के लिए, उस एब्सटेन के लिए उसकी आप क्या चाहते हो? सहमति चाहते हो। तो फिर वो किस कैटेगरी में आएगा? प्रपोजल, ऑफर की कैटेगरी में आएगा। तो ऑफर क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अनदर। अब वो असेंट दे तो एक्सेप्टेंस, नहीं दे बात खत्म होगी। केवल ऑफर था, एग्रीमेंट वो कभी बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि सामने ने एक्सेप्ट उसको किया ही नहीं। समझ गए? तो ऑफर देने वाले को क्या बोलते हैं बेटा? याद है, ऑफरर या प्रोमिसर। और सामने वाले को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोमिजी और एक्सेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर। ऑफर 2 प्रकार के होते हैं, टू डू के होते हैं और नॉट टू डू के होते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस होता है जिसमें आपका इरादा क्या है? टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अनदर। और पॉजिटिव भी होते हैं, और बेटा क्या होते हैं? नेगेटिव। करने वाला पॉजिटिव, प्रशांत से क्या बोलते हैं? 10 से 6 कहीं और पढ़ाते हो वो छोड़ दो 10 बजे से पहले, और 6 के बाद जो कहीं और पढ़ाते हैं वो भी छोड़ दो। तो ये एब्सटेन के लिए। ये कौन से वाले हैं? नेगेटिव वाले हैं। कौन से वाले हैं? नेगेटिव वाले। नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑफर के क्लासिफिकेशन। मैं बोलता हूं तंबोली, मैं चाहता हूं ये स्पीकर तू खरीद ले, ये माइक, सॉरी क्या इस माइक तू खरीद ले, तेरे लिए स्पेशल ऑफर है 200 रुपए। किसके लिए है? तेरे लिए है। तो ये है स्पेशल ऑफर जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिए जाते हैं। हाँ भाई, जिसको भी ये खरीदना हो बता देना, 200 रुपया। किसके लिए है ये है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है? कोई भी। तो सर जनरल ऑफर कोई एक्सेप्ट करेगा तो कैसे एक्सेप्ट करेगा? मैंने एग्जांपल दिया, मैंने बोला कि भाई मेरा मोबाइल खो गया है, जो ढूंढ के लाएगा उसको मैं 1000 रुपये दूंगा। जो भी ढूंढ के लाएगा उसको मैं 1000 रुपये दूंगा। बताओ, तुम पहले मुझे बोलोगे सर मैं ढूंढ के लाऊं या ढूंढ के लेके आ जा? मैंने शर्त क्या बोली है? जो ढूंढ के लाएगा 1000 दूंगा। तो जो बंदा इन शर्तों को क्या कर देगा? परफॉर्म कर देगा, उसको मैं 1000 रुपीज दे दूंगा। ये नहीं होता है सर मैं ढूंढ के लाऊं। लाऊं कहने से क्या हो जाएगा? लेके आना। बात क्या हुई है? जो भी ढूंढ के लाएगा तो ढूंढ के लेके आ जा, एक्सेप्टेंस हो गया। तो ऑफर का एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है जनरल ऑफर में? कोई भी। जनरल ऑफर का मतलब ओपन फॉर ऑल है। तो एक्सेप्टेंस का तरीका क्या है? जो ऑफर की शर्तें थी उन शर्तों को आप परफॉर्म कर दो तो एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। और आपका स्पेशल ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है बेटा? जिसको आपने ऑफर दिया है। मैंने कहा तंबोली, ये आईपैड की पेंसिल खरीद रहा है क्या 1000 में? तंबोली बोलते सर खरीद तो रहा हूँ 200 रुपये में। इसको हम बोलते हैं काउंटर ऑफर। क्या बोलते हैं? मैंने ऑफर दिया था 1000 का, तंबोली ने क्या किया? मेरे ऑफर को तो क्या कर दिया? रिजेक्ट। और उल्टा एक नया ऑफर दिया है, कितने रुपए का? 200 रुपये का। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये मकान 50 लाख में खरीदोगे, तुम बोलते हो खरीद तो लेंगे बट 40 लाख में, तो क्या एक्सेप्टेंस हो गया? नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है। उल्टा तुमने मेरे ऑफर को क्या किया है? रिजेक्ट करके एक नया ऑफर सामने से दिया। इसको हम क्या बोलते हैं?
काउंटर ऑफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं गधो? काउंटर ऑफर। समझ गए? अच्छा, मैंने तंबोली को लेटर भेजा, तंबोली जी क्या ये आईपैड की पेंसिल आप 1000 रुपए में खरीदेंगे? मैंने तंबोली को लेटर भेजा हुआ है कि 1000 रुपए में खरीदेंगे। उधर तंबोली ने भी मुझे एक लेटर भेजा हुआ है, मेरा लेटर भी रास्ते में, तंबोली का लेटर भी क्या है, रास्ते में। मुझे नहीं पता कि तंबोली ने लेटर भेजा है, और तंबोली को भी नहीं पता कि मनीष खत्री ने उसको क्या भेजा है, लेटर भेजा है, लेकिन लेटर एक जैसा है। क्या ये पेंसिल 1000 में खरीदेगा? उधर से लेटर क्या आ रहा है, क्या ये पेंसिल 1000 में बेचोगे? जब आप एक ही मूवमेंट पर, जब आप एक ही मूवमेंट पर सेम ऑफर क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो। मैंने आपको ऑफर दिया है लेकिन आपको नहीं पता, सेम वैसा ही ऑफर आपने मुझे दिया है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आइडेंटिकल ऑफर क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। दैट सिचुएशन इज नोन एज क्रॉस ऑफर। क्या बोलते हैं? क्रॉस ऑफर। समझ गए बात? समझे? अच्छा सर, ये ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाएगा? मैंने आपसे पूछा है क्या खरीदेंगे, और तुमने भी क्या पूछा है, क्या बेचेंगे। तो अभी तक तो क्या क्या पूछा गया है, किसी ने हाँ बोला क्या? एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिक नहीं होगा, एक्सेप्टेंस के लिए क्या बोलना पड़ता है? हाँ। क्या बोलना पड़ता है? हाँ। तंबोली को कोई बोले, तंबोली विल यू मैरी मी, मैंने नहीं बोला है, कोई और बोले तंबोली विल यू मैरी मी, तो क्या एक्सेप्टेंस हो गया? तंबोली क्या बोलेगा? हाँ, तो क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेंस। या तंबोली कुछ बोले ही नहीं, मांग की डब्बी लेके आ जाए और बोल दे भर दो, तो ये भी क्या है? एक्सेप्टेंस। उसको बोलते हैं इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। तो केवल और केवल सेम ऑफर एक्सचेंज करना एक्सेप्टेंस माना नहीं जाएगा। बात समझ आई ना? आज के बाद डाउट पूछेगा चलती क्लास में, बोल हाँ या ना, पूछना पूछना, अच्छा लगता है, मजे आते हैं फिर। लास्ट क्या आता है? स्टैंडिंग ऑफर। तंबोली जी ये आईपैड की पेंसिल मैं बेचना चाहता हूँ 1000 रुपए में, खरीदना है तो 10 दिन तक बता देना, ये ऑफर वैलिड टिल 10 डेज। तो 10 दिन तक ये स्टैंडिंग ऑफर है। कौन सा ऑफर है? स्टैंडिंग ऑफर है, इमीडिएटली एक्सपायर नहीं होगा, 10 दिन तक चलेगा, 10 दिन तक चलेगा। दैट ऑफर इज नोन एज स्टैंडिंग ऑफर, या जिसको हम बोलते हैं ओपन ऑफर। क्या बोलते हैं? या जिसको बोलते हैं क्या, कंटिन्यूइंग ऑफर। क्या बोलते हैं बेटा? कंटिन्यूइंग ऑफर। तो बताओ काउंटर ऑफर क्या होता है? मैंने आपको ऑफर दिया, क्या कार 10 लाख में खरीदोगे? तुमने कहा हाँ 8 लाख में, इसका मतलब एक्सेप्टेंस हो गया, या क्या है? काउंटर ऑफर में तुमने मेरे वाले ऑफर को क्या किया, रिजेक्ट। मैंने कहा भाड़ में जा, मतलब कि मैंने तुम्हारे वाले ऑफर को क्या कर दिया, रिजेक्ट। तुम 10 लाख का चेक लेके आए, तो ये लो चेक, अब तो गाड़ी बेचनी पड़ेगी। क्या बेचनी पड़ेगी? सर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक्सेप्ट कहाँ कर रहा है, पहले ही वो क्या हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है। अब तू 10 लाख का चेक लेके आ रहे, इसका मतलब एक फ्रेश ऑफर है। क्या है ये? एक नया ऑफर है। अब मेरे पे डिपेंड करता है मैं एक्सेप्ट करूंगा या नहीं करूंगा। तो काउंटर ऑफर में क्या होता है, ओरिजिनल ऑफर को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, और एक नया ऑफर दिया गया है पुराने वाले ऑफर की शर्तों में चेंज करने के बाद। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक। ऑफर तो ऑफर होते हैं सर, मर्डर कर दोगे किसी का हमारे लिए, ये भी तो ऑफर है, ऑफर है, लेकिन इसको वैलिड माना नहीं जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, वैलिड ऑफर की। वैलिड ऑफर क्या होता है? पहला पॉइंट, वैलिड ऑफर वो होता है जो लीगल रिलेशन क्या कर सके, क्रिएट कर सके। तुम्हारा नाम क्या बेटा? तनिषा। तनिषा ना? तनिषा के पास में फोन आया कि तनिषा घर में शादी है, 3 दिन तक आपको जोर जोर आना है। बताइए, तनिषा के पास ऑफर आ गया, तनिषा ने कहा हाँ आऊंगी, तो क्या अब जाना ही पड़ेगा? बताइए ये लीगल है या सोशल है? तनिषा बर्तन मांजती है लोगों के घर में, बर्तन साफ करना, झाड़ू निकालना, ये इसका प्रोफेशनल काम है। तो बताओ इसने जो एक्सेप्टेंस किया है उसका इंटेंशन क्या है, लीगल है। क्या है? लीगल। लेकिन दोस्त की शादी थी और जाना है तो वो सोशल है। तो कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब उसका इंटेंशन क्या हो, बोलो, लीगल हो। अगर इंटेंशन लीगल नहीं है तो फिर वो ऑफर माना नहीं जाएगा। तो ऑफर को वैलिड कब कहेंगे, जब लीगल रिलेशन क्रिएट करने की इंटेंशन से दिया जाए। ऑफर को ऑफर कब बोलेंगे, जब उसका मीनिंग क्या हो, बोलो कदो, सर्टेन हो, नॉट वेग, भ्रमित करने वाला होना नहीं चाहिए। तीसरा, ऑफर, अच्छा मैंने सोचा कि
तंबोली को 1 लाख रुपए दूंगा, क्या ये ऑफर है? मैं तंबोली को कहा, तंबोली मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, कौन सा ऑफर है? सोचना ऑफर है या बताना ऑफर है? बताना ऑफर है। मतलब कि ऑफर तब होता है जब आपने सामने वाले को किया हो। एग्जाम्पल सुनना, मैंने तुम्हें बोला कि जो मेरा मोबाइल ढूंढ के लाएगा मैं उसको 1 लाख रुपए दूंगा। बाहर से लोकेश भैया आए, मेरा मोबाइल लेके आ गए। सर आपका मोबाइल बाहर पड़ा था, बताओ क्या मुझे लोकेश को 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे? क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि लोकेश को कभी ऑफर की जानकारी थी ही नहीं। अगर ऑफर मिला हो और एक्सेप्ट किया जाए तो एक्सेप्टेंस है। अनजाने में एक्सेप्ट कर लेना, एक्सेप्टेंस माना नहीं जाएगा। तो ऑफर की पहली शर्त ही क्या है कि अगर आप ऑफर एक्सेप्ट करते हो तो पहली शर्त है कि आपको ऑफर का कम्युनिकेशन होना, पता होना जरूरी है। अनजाने में एक्सेप्ट करने से वो एक्सेप्टेंस माना नहीं जाएगा। तो ऑफर कब ऑफर माना जाएगा? जब उसको क्या किया गया हो, कम्युनिकेट किया गया हो। मैंने एक लेटर लिखा कि तंबोली मैं अपना मकान 20 लाख में तुझे बेचना चाहता हूँ, मैंने ड्रॉर में डाल दिया, क्या ये ऑफर है? ऑफर कब माना जाएगा? जब ये लेटर तंबोली तक क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, तब माना जाएगा ये ऑफर है। केवल लिख लेना ऑफर नहीं है, सोच लेना ऑफर नहीं है, सामने वाले को बताना क्या है ऑफर है। तंबोली ने सोचा, एक मैसेज टाइप किया व्हाट्सएप पर, वही वाला एग्जाम्पल 36 वाला, लेकिन डिलीट मार दिया। फिर लिखा, फिर डिलीट मार दी, हिम्मत नहीं हो रही बेचारे की आगे भेजने की। तो ये ऑफर है। ऑफर कब माना जाएगा? जब सेंड वाला बटन दबा देगा तब माना जाएगा ये क्या है, ऑफर है। ऑफर का कम्युनिकेट होना जरूरी है। और लास्ट क्या कहता है, ऑफर इज मेड, ऑफर में आपका इरादा क्या था? सामने वाले की असेंट लेना, क्या लेना? मैंने तुम्हें कहा यार सेकंड हैंड बाइक खरीदने का सोच रहा हूँ, क्या ये ऑफर है? तुम बेच रहे हो क्या? अब ये क्या है, ऑफर। क्योंकि यहाँ मेरा इंटेंशन क्या है, तुमसे तुम्हारी एक्सेप्टेंस लेना। केवल इच्छा बताना ऑफर ही कैटेगरी में में नहीं आता। अच्छा मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मैं तुमसे तुम्हारी बाइक खरीद लूंगा, अगर सर्विस करवा के दोगे तो, क्या ऑफर में शर्तें हो सकती है? मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे आपका मकान खरीदना है, अगर पूरा रिपेयर करवा के दोगे तो क्या ऑफर में शर्तें हो सकती है? ऑफर में भी कंडीशनल, ऑफर में शर्तें हो सकती है। ऑफर में होती ही क्या है, भाई साहब मैं आपकी दुकान से माल खरीद लूंगा, अगर 100 रुपए रेट लगाओगे कल माल डिलीवर कर दोगे तो, रेट लगाओ 100 रुपए और कल डिलीवर करते हो तो ऑफर है। ऑफर में शर्तें होगी होगी। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें बोलता हूँ कि ये मोबाइल है, तुम बोली बेटा ये मोबाइल है, ये मैं आपको बेचना चाहता हूँ 40 हजार में। कितने में? 40 हजार में बेचना चाहता हूँ। अगर आपको खरीदना हो तो 2 दिन में बता देना, नहीं बताया तो, नहीं बताया तो मैं एक्सेप्टेंस मान लूंगा। सर कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ है। मैंने आपको क्या बोला कि अगर ये फोन आपको खरीदना है तो 2 दिन में बता देना, नहीं बताया तो फिर मैं एक्सेप्टेंस मान लूंगा। लॉजिकली सोच के बताओ, अगर तुमने 2 दिन में नहीं बताया इसका मतलब क्या है, मना है। लेकिन यहाँ मैं तुम पे क्या कर रहा हूँ, एक्सेप्टेंस थोप रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, एक्सेप्टेंस थोपने से होती है या अपनी मर्जी से होती है? तो मैं तुम्हें बोलता हूँ कि अगर 2 दिन में नहीं बताया तो एक्सेप्टेंस मान लूंगा। क्या ये ऑफर है? ऑफर में कोई ऐसी शर्त नहीं होनी चाहिए जिसको पूरा नहीं कर पाने पर, जिसको पूरा नहीं कर पाने पर एक्सेप्टेंस मान लिया जाए। पूरा नहीं कर पाने पर तो क्या माना जाता है, रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस? रिजेक्शन। तो क्या कहता है, ऑफर में कोई ऐसी शर्त नहीं होनी चाहिए, नॉन कंप्लायंस ऑफ विच, जिसके पूरा नहीं कर पाने को क्या मान लिया जाए, ये ऑफर की कैटेगरी में नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ तंबोली मोबाइल खरीदना है, 2 दिन में बता देना, नहीं बताया तो मैं रिजेक्शन मान लूंगा, क्या ये ऑफर है? और मैं कहता हूँ कि तंबोली अगर नहीं बताया तो मैं एक्सेप्टेंस मान लूंगा, ये ऑफर की कैटेगरी में नहीं आएगा। आप एक्सेप्टेंस सामने वाले से लेते हो उसकी इच्छा से, या उस पर इम्पोज करते हो, फोर्स करते हो, फोर्स करते हो, वो ऑफर ही माना नहीं जाएगा। ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। लेकिन इसके बाद में आता है पॉइंट नंबर 9, इसके बारे में हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। इसमें बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन छोटी सी बात बता दूं, तुमने किसी दुकान में जाके बोला भैया पार्कर का पेन है, उसने कहा है, तुमने कहा ये ले एडवांस चेक 1 लाख पेन दे दे, उसने कहा नहीं है भैया इतना नहीं आए हैं, अभी तूने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, अब तो माल देना ही पड़ेगा। तो किसी के क्वेश्चन का जवाब दे देना एक्सेप्टेंस होता है।
क्या क्वेश्चन पूछना ही ऑफर होता है क्या? हम तो हर दुकान जाके बोलते हैं भैया टी शर्ट है क्या? उसने कहा है, अल्लो अब तो लेनी पड़ेगी। तो हम तो पूछेंगे ही, हमारा तो काम ही क्या है। कोई बच्चा गया बोले सर समर्थ में फाउंडेशन क्लास लगती है क्या? हाँ लगती है। अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, अब तो फीस जमा करवानी पड़ेगी, अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, हाँ या ना? तो क्वेश्चन पूछ के पाप कर दिया गया? हर चीज को ऑफर कहा नहीं जाता है। तो सर ऑफर कहा किस जाता है, जो हम बात करेंगे किसमें, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टाटा।